कुछ ऐसे मेजर्स उन्होंने लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पाकिस्तान को इमीडिएट फायदा नुकसान होगा, और ये बड़े मॉडरेट किस्म के कदम है। मैं कहता हूँ कि काइनेटिक मीन्स जो है वो लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। आप पहले डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक उन चीजों को देखिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, उन्होंने बोला कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को ऑन होल्ड डालते हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी में क्या है, 1960 में जब ये हमारे प्रधानमंत्री ने की थी, वो पाकिस्तान के फेवर में लॉपसाइडेड थी। 80% पानी उनको जा रहा था, 20% हमारे पास था। तो जब उनको पूछा गया पार्लियामेंट में कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बोला कि हमने एक दयानतदारी दिखाई है, मिट्टी दिखाई है, बड़प्पन दिखाया। तो आपने उनको बड़प्पन दिखाया, उन्होंने आपको गोलियां मारी आगे। 2 रोटी जो आज खाने को मिलती थी, जब वो भी नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान का पंजाब कहाँ जाएगा। और पंजाबी जो है स्टेट वाले, वो ऐसे लोग हैं कि सिंध में कुछ हो जाए उनको परवाह नहीं है, बलोचिस्तान में हो जाए परवाह नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में परवाह नहीं है। पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान को वो अपना कंट्री मानते ही नहीं। वो तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इस सिनेरियो में जब पंजाब के लोगों को सेक लगेगा, पंजाबियों को, तब ये जरूर घुटने पे आएंगे। दिन वायलेशन होती है, और जब फ्लैग मीटिंग होती है या डीजीएमओ की मीटिंग होती है, तो आप बोलते हैं नहीं जी ये तो हमने तो किया नहीं है, शायद ये जो क्या उनको बोलते हैं क्रांतिकारी हैं जो कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं। तो अब अगर सीजफायर एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाता है, अब अगर उनकी तरफ से वायलेशन होती है तो हम भी उनको ठोके मारेंगे। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इंडिया की बागडोर संभाली, तो उन्होंने एक बड़ी स्पष्ट बात ये कही थी कि हमें अपने बॉर्डर्स को जो है वो सील करना पड़ेगा, हमें अपने बॉर्डर्स मजबूत करने पड़ेंगे, ताकि जो हमारे थ्रेटिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो हम चाइना की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उसको जो है वो रोका जाए। हमने देखा आए दिन कभी कठुआ में, हीरानगर में, सांबा, डुडुब, संतगढ़ या कश्मीर के अलग अलग कोने या राजौरी, पुंछ जो मेंढर की बेल्ट है, यहाँ से लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। आपको लग रहा है कि क्या आप ऐसे, जैसे आप एक्स आर्मी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बॉर्डर्स को जो है हमें अपने डील करने की, हमें उनको सील करने की या मजबूत करने की जरूरत है? क्योंकि अगर इन्फिल्ट्रेशन रुक जाती है तो ये सारी जो वारदातें हो रही हैं या एनकाउंटर्स हो रहे हैं या टूरिस्ट पर बेजुबान निर्दोष लोगों को जिस तरह से गोली का निशाना बनाया जा रहा है, उसमें थोड़ी गिरावट हो सकती है उससे। देखिए, गाँव है अरुणाचल के अंदर, तो वहां का एक आदमी टेलीविजन पे मोदी जी को बोलता है कि मैं फलाने गाँव से बोल रहा हूँ, भारत का लास्ट गाँव है। तो मोदी जी का क्या जवाब था कि नहीं, अगर हम उधर से आएंगे तो आप भारत का पहला गांव है। तो माइंडसेट चेंज करिए। क्या इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं इस चीज को आप? थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया गया है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, वहां पे एक आईबी के जो है ऑफिसर, उनकी डेथ हुई है, एक इंडियन एयरफोर्स के हैं उनकी डेथ हुई है, एक लेफ्टिनेंट नेवी के हैं जिनकी 6 दिन पहले सिर्फ शादी हुई है। अभी उनकी जो पत्नी है उसकी मेहंदी का रंग भी जो है वो फीका नहीं हुआ था। आज वो जो जिस तरह से उनका रिट्रीट हुआ है, पूरा देश वो तस्वीरें देखकर पूरा देश सदमे में है और उसको श्रद्धांजलि दे रहा है, और हम, हमारी जान उनके साथ है। हम उनके साथ शत्रु चिंतन पास और अनंतनाग और तराल फॉरेस्ट, तो ये तराल फॉरेस्ट से निकल के बंदे आगे इन्होंने ये हरकत की है। तो हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से जो शिकंजा यहाँ कसा गया था जम्मू, सांबा, कठुआ डिवीजन के अंदर, उधमपुर डिवीजन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो बिल्कुल कामयाब था, कारगर था। परंतु शायद ये किसी ने सोचा नहीं था, किसी के प्लानिंग में नहीं आया कि वहां से लोकल टेररिस्ट भी उठ के आ सकते हैं, जो शायद इन्फिल्ट्रेट किए हैं कुपवाड़ा से या बारामूला से। जीडी बख्शी, मेजर जीडी बख्शी ने एक अपना मेजर जनरल है वो, उन्होंने नेशनल चैनल में ये बोला है कि ये जो मिडोज जो है या जो हाई रेंज जो कश्मीर में जो है, वहां पर रिक्रूटमेंट को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 1,80,000 जो हमारी रिक्रूटमेंट है फौज में, वो कमी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक थ्रेट हमेशा चाइना पाकिस्तान के साथ रहेगी। और अगर हमारी 1,80,000 फौज की कमी है, अगर वो कमी को पूरा किया जाए तो जो मिडोज में जो हम अपनी फौज लगा सकते हैं, और जिस तरह से पहलगाम में सिक्योरिटी नहीं थी या किसी और जगह पर सिक्योरिटी की कमी होती है, वो सारी सिक्योरिटी को हम फिलअप कर सकते हैं। देखो, ऐसा है कि उनके बयान को किस तरह से देखते हैं? एरिया की असेसमेंट करनी होती है। अब यहाँ पे एसएसपी ने शायद असेसमेंट नहीं करी, इसलिए वो जो मिडो थी, बाईसरन जगह थी, वहां पे टूरिस्ट स्पॉट था, जैसे आड़ू में भी टूरिस्ट स्पॉट है, और वहां कोई चौकी नहीं है, कोई पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं है। चलो रात को नहीं तो दिन के टाइम पे कोई रहे। अब ये आदमी वहां से आता है, पहले आपका नाम पूछता है, फिर आपसे कलमा पढ़वाता है, फिर आपकी पैंट नीचे करता है, एक एक करके आपको मारता है। उसके पास टाइम था। और अगर वहां पे मान लो कोई 2 आदमी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं पुलिस के, तो उनको देख के वो हवा में ही गोली चलाते, तो ये सब कार्रवाई नहीं है, इतना बड़ा गोली चला के भाग जाते। वो पुलिस अफसरों के एनमास तबादले किए थे, ट्रांसफर करी थी, और ट्रांसफर के बारे में बताया जा रहा था कि असेसमेंट की है कि कौन आदमी कितना सूटेबल है। तो ऑब्वियसली एसएसपी अनंतनाग वाज नॉट अ सूटेबल मैन, जिसके एरिया में ये आता था। और क्षेत्र है, इसमें तुम्हारी कितनी बीट्स हैं, बीच में कितनी पेट्रोलिंग करते हो? वो कहता सर मेरे नाम नहीं लूंगा मैं, या जगह का नाम नहीं लूंगा, कहता मेरे पास सर इतने आदमी हैं, मुझे बताओ मैं कितने कहाँ भेजूं। मैं कहीं तेरे को अगर मान लो 100 आदमी ऑथराइज हैं, तो तेरे पास 20 या 80 कहाँ हैं? कहता सर आपके जैसे अफसरों के घर में खड़े हैं बाहर। अच्छा, आईएएस अफसर है, पुलिस अफसर है, पॉलिटिशियन है। मैं मिनिस्टर था 12, 15, 20 साल पहले, बस 4 बंदे मेरे आज भी बाहर खड़े हैं। इसलिए भाई ठीक है, मिनिस्टर हो, तुमने उसको प्रोटेक्शन देनी है, दे दो ना।
बट जब वो मिनिस्टर नहीं रहा तो क्यों की पुलिस की गाड़ियां उसके साथ चलती हैं, पेट्रोल लगता है, उसके घर में लोग रहते हैं जाके। तो इस किस्म के एक आईएएस ऑफिसर है, इवन मान लो मेजर कैप्टन लेवल का ऑफिसर है आईएएस का, उसके साथ भी एक गनमैन चलता आपको है। लगता है मैन पावर मिसयूज की जा रही है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आप ये डिराइव करिए इस चीज को। 5 फैसले किए गए हैं, जम्मू कश्मीर की जनता और देश की जनता इससे ज्यादा चाहती है। वो कहती है पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करो। आपको लगता है वो मांग जो की जा रही है वो मोदी सरकार प्लान कर रही है, या ये जो 5 फैसले किए हैं इट्स इनफ, इससे पाकिस्तान सबक सीख 5 जाएगा? फैसले सिर्फ आपको दिखाने के लिए हैं ताकि आप रोश में ना आ जाओ कि गवर्नमेंट ने क्या किया। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने वो किया है, और आज ऑल पार्टी मीट हो रही है दिल्ली में और श्रीनगर में भी। ये भी सिर्फ आप लोगों का, आप लोग गुस्से में हो, आप लोग जोश में हो, गुस्सा कम आप लोग इमोशंस में हो, तो आपको कंट्रोल में कम नहीं करना है। आपका ये इमोशन नीचे नहीं आना चाहिए और इसको कंट्रोल में रखना है। अब पाकिस्तान में लाहौर में झंडा कैसे लहरा देंगे जब तक मैं फोर्स लेके नहीं जाऊंगा। अब फोर्स लेके जाने में क्या चीज इन्वॉल्व करती है मुझे पता है, और मेरे मुंह से आप ऐसा बयान नहीं पा सकते। पॉलिटिशियन कर सकता है, और एक एक्सपर्ट जो है या जो ग्राउंड पे ऑपरेट करने वाला आदमी है वो कभी ऐसे बयान नहीं देगा। वो बड़ा सोच को, उसको दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। पूरे देश में इस तरह का एक माहौल भी बन रहा है कि जिसमें अगर मैं कहूं तो मजहबी लड़ाई भी जो है आपस में देखी जा रही है, वो सोशल मीडिया पे देखी जा रही है, हालांकि वो सड़कों पर नहीं देखी जा रही। इसकी गनीमत है आप ऐसे एक्स आर्मी अगर आप जनरल रहे हैं, आप हिंदू और मुस्लिम समाज को जो इस समय सोशल मीडिया पर भड़का हुआ है, बीइंग ए इंडियन नेशनल आप नेशनलिटी आपकी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें आपस में किस तरह से जो है रहना है? गगन, वायु, आकाश, नीर, पानी, भगवान हो गया। अल्लाह, आब, ला लाम, लाभ पानी, आब पानी, लाभ जमीन, इल हवा, आसमान, और हरंक अग्नि, वो भी 5 थे। तो अल्लाह और भगवान में फर्क क्या है यार, मुझे ये बताइए। पहलगाम के अटैक को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया में रोष हो रहा है और पाकिस्तान के ऊपर सबक सिखाने की मांग हो रही है, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री की कल एक सीसीएस की जो मीटिंग हुई है उसको लेकर पाकिस्तान में आज बौखलाहट भी जो है वो देखी जा रही है। मेरे साथ इस समय विजय सागर दीवान, ब्रिगेडियर एक्स एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस सीसीएस की मीटिंग में 5 बड़े जो है वो उद्देश्य निकले हैं। 5 बड़ी चीजें ऐसी की गई हैं जिसको लेकर पाकिस्तान में इस समय बौखलाहट की जा रही है। अब देखना यह है कि ये ऐसे मुद्दे जो हैं जिसको लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला जा रहा है, पाकिस्तान को कैसी करारा सबक जो है वो सिखाने की कोशिश क्या हिंदुस्तान जो है वो कर रहा है। इसी पर पूरी बातचीत करने के लिए हम अपने गेस्ट के साथ बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो सीसीएस की मीटिंग हुई है उसमें पूरी रणनीति जो है बनाई गई है, और जो 5 बड़े फैसले जो लिए गए हैं जिसमें सिंधु ट्रीटी एक्ट की बात की जा रही है, अटारी बॉर्डर को बंद करने की बात की जा रही है, या सार्स के जो वीजाज हैं उनको कम करने की बात की जा रही है, और ऐसे भी ऑर्डर निकाले हैं कि 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी के उच्च अधिकारी जो हैं वो हिंदुस्तान जो है छोड़े। क्या लगता है, क्या इससे पाकिस्तान को क्या करारा सबक इस चीज से कुछ मिल पाएगा? देखिए, जहाँ तक पहलगाम अटैक का सवाल है, आपको मैं बता दूं उस वक्त यहाँ पे अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में थे, और आपके अपने प्राइम मिनिस्टर उस दिन गए हुए थे सऊदी अरेबिया में, और मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। जैसे ही हमला होता है, प्रधानमंत्री उल्टे पांव वापस आते हैं, और एयरपोर्ट के ऊपर ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, फिर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स, सारों की मीटिंग होती है। अब उस मीटिंग में, वो सिक्योरिटी मीटिंग में क्या होता है वो कभी हमें पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि हो सकता है वो सारा कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, सीक्रेट मैटर होता है कि हमने क्या एक्शन लेनी है। परंतु कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के अंदर जो उन्होंने बात करी है, ये कुछ ऐसे मेजर्स उन्होंने लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पाकिस्तान को इमीडिएट फायदा नुकसान होगा, और ये बड़े मॉडरेट किस्म के कदम है। मैं कहता हूँ कि काइनेटिक मीन्स जो है वो लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। आप पहले डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, उन चीज़ों को देखिए, कर सकते हैं नहीं करते, और उसके तहत देखिए उन्होंने सबसे पहले बोला है कि वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा था वो अभी वो बंद हो जाएगा। पाकिस्तान पहले था कमान सेतु था जो उड़ी के अंदर था, पहले उसको बंद किया, अब इस बारी वो भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब पाकिस्तान का 100% ट्रेड इंडिया के साथ बिल्कुल बंद है। उसके बाद दूसरा, उन्होंने जो एम्बेसी की डाउन साइजिंग करी है, और वहाँ पे जितने भी उनके एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के अटैचीज में डिफेंस पर्सनल, वो बेसिकली एक किस्म की सर्वेलेंस भी करते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस को भी गैदर करते हैं, तो उनको भगा दिया।
डाउनसाइजिंग कर दी, अपना भी कम कर दिया और ज़बरदस्त प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया उनके हाई कमिश्नर को बुला करके, वरैच को बुला करके। तो ये दूसरा कदम उठाया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, उन्होंने बोला कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को ऑन होल्ड डालते हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी में क्या है, 1960 में जब ये हमारे प्रधानमंत्री ने की थी, वो पाकिस्तान के फेवर में लॉपसाइडेड थी। 80% पानी उनको जा रहा था, 20% हमारे पास था। तो जब उनको पूछा गया पार्लियामेंट में कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बोला कि हमने एक दयानतदारी दिखाई है, मैग्नानिमिटी दिखाई है, बड़प्पन दिखाया। तो आपने उनको बड़प्पन दिखाया, उन्होंने आपको गोलियां मारी हैं आगे। तो ये बात बनती नहीं है। तो काफी समय से बात चल रही थी, टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर, इट यू कैन नॉट हैव वाटर फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड एंड ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द अदर, ये नहीं हो सकता। तो ये इसको आज उन्होंने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर ये जो एग्रीमेंट है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा निर्देशित है और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की कुछ नॉर्म्स होती हैं जो हम पूरी वायलेट नहीं कर सकते, ये बोल के कि भाई बिल्कुल हम इसको मानते ही नहीं, वो नहीं हो सकता। इसलिए ये ग्रेजुएटेड मतलब कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है। परंतु इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क ये है कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान के जो पंजाब स्टेट है, जिसको वीट बोल ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, यानी कि जितनी भी खाना उगाया जाता है वो यहीं होता है और ये फर्टाइल लैंड है। और ये फर्टाइल इसलिए है क्योंकि यहाँ इंडस रिवर का पानी लगता है। अगर हम इंडस रिवर के पानी को डाइवर्ट कर देते हैं या उनको कम कर देते हैं, तो सबसे पहले जो मंगला डैम बना हुआ है उसके लेवल्स कम जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कमी हो जाएगी। पाकिस्तान एज इट इज एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री है। चाइनीज आके वहाँ पे अपनी एनर्जी बेचते हैं बड़े महंगे दामों पे, जो पाकिस्तान की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। गरीब आदमी के पास तो बिजली है ही नहीं। फिर ऊपर से कल को जब वीट की पैदावार कम हो जाएगी, कि 2 रोटी जो आज खाने को मिलती थी जब वो भी नहीं मिलेगी, तो पाकिस्तान का पंजाब कहाँ जाएगा? और पंजाबी जो है स्टेट वाले, वो ऐसे लोग हैं कि सिंध में कुछ हो जाए उनको परवाह नहीं है, बलोचिस्तान में हो जाए परवाह नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में परवाह नहीं है। पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान को वो अपना कंट्री मानते ही नहीं। वो तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इस सिनेरियो में जब बाकी पंजाब के लोगों को सेक लगेगा, पंजाबियों को, तब ये जरूर घुटने पे आएंगे। अब इन्होंने भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है, मेरे ख्याल शायद चल भी रही है, और कुछ हिंट्स आए हैं कि उन्होंने पहले बोला हम शिमला समझौते को भी रद्द कर दें। कर दीजिए, क्योंकि शिमला समझौते को तो आप माने कब थे? वो तो हम देखते हैं आए दिन जो सीज फायर होता है, कभी राजौरी में बात की बात है, शिमला समझौते की बात। कोई भी बायलैटरल बात होती है, आप कभी चाइना की झोली में बैठ जाते हैं, पहले अमेरिका की झोली में बैठ जाते थे, तो वो आपने माना नहीं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सीज फायर एग्रीमेंट। हर तीसरे दिन वायलेशन होती है, और जब फ्लैग मीटिंग होती है या डीजीएमओ की मीटिंग होती है, तो आप बोलते हैं नहीं जी ये तो हमने तो किया नहीं है, शायद ये पाके जो क्या उनको बोलते हैं क्रांतिकारी हैं जो कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं। तो अब अगर सीज फायर एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाता है, अब अगर उनकी तरफ से वायलेशन होती है, तो हम भी उनको ठोक के मारेंगे। हमारे पास फिर उन्होंने बोला हम एयर स्पेस बंद कर देते हैं। वो शायद इसलिए, हमारी एविएशन को क्या फर्क पड़ने वाला है, पर उनकी एविएशन को अगर साउथ ईस्टर्न कंट्री में जाना है तो घूम के जाना पड़ेगा। प्लस शायद वो सोच रहे हैं कि कोई बालाकोट जैसी स्ट्राइक ना हो जाए, तो वो हो सकती है। फिर वो कह रहे हैं हमने जी मिसाइल परीक्षण किया है कराची के पास, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? वो उस मिसाइल परीक्षण के गाइज में वो शायद हमारी नेवी के ऊपर सर्विलेंस ऑन करके रखना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने नेवल एक्शन लेना होगा या एयर एक्शन लेना होगा या ग्राउंड लेना होगा या कुछ भी करना होगा, वो हम कर लेंगे। वो हम बड़े क्लियर हैं, हमारे पास पावर भी है। तो ये सिर्फ एक चीज दिखा रही है कि बुखलाहट आ रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो उनकी सिक्योरिटी जो मीटिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जब खत्म होती है, तो फिर देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक बयान क्या आता है। We'll wait for that. 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इंडिया की बागडोर संभाली, तो उन्होंने एक बड़ी स्पष्ट बात ये कही थी कि हमें अपने बॉर्डर्स को जो है वो सील करना पड़ेगा, हमें अपने बॉर्डर्स मजबूत करने पड़ेंगे, ताकि जो हमारे थ्रेटिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो हम चाइना की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उसको जो है वो रोका जाए। हमने देखा आए दिन कभी कठुआ में, हीरानगर में, सांबा, डुडू, बसंतगढ़ या कश्मीर के अलग अलग कोने या राजौरी, पुंछ जो मेंढर की बेल्ट है, यहाँ से लगातार
इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। आपको लग रहा है कि क्या आप ऐसे, जैसे आप एक्स आर्मी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बॉर्डर्स को जो है हमें अपने डील करने की, हमें उनको सील करने की या मजबूत करने की जरूरत है? क्योंकि अगर इन्फिल्ट्रेशन रुक जाती है तो ये सारी जो वारदातें हो रही हैं या एनकाउंटर्स हो रहे हैं या टूरिस्ट पर बेजुबान निर्दोष लोगों को जिस तरह से गोली का निशाना बनाया जा रहा है, उसमें थोड़ी गिरावट हो सकती है उससे? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोदी जी के आने के बाद इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हुई है। अगर आप देख रहे हैं, अगर 5 इन्फिल्ट्रेशन केसेस के आप देखते हैं तो कम से कम 95-95% उनको फाइल किया जाता है। बिल्कुल। परंतु प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी के आने के बाद बॉर्डर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुदृढ़ की है, स्पेशली चाइना बॉर्डर। पहले वहाँ था ही नहीं। अभी जैसे इधर देखिए माइंडसेट क्या है। एक मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा, वो लास्ट गांव है अरुणाचल के अंदर। तो वहाँ का एक आदमी टेलीविजन पे मोदी जी को बोलता है कि मैं फलाने गांव से बोल रहा हूँ, भारत का लास्ट गांव है। तो मोदी जी का क्या जवाब था कि नहीं, अगर हम उधर से आएंगे तो आप भारत का पहला गांव है। तो माइंडसेट चेंज करिए। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बहुत जबरदस्त बनाया है। परंतु इन्फिल्ट्रेशन को 100% सील नहीं किया जा सकता। उसके 2-3 कारण हैं। क्योंकि वहाँ पे आप फेंसिंग लगा सकते हैं, पर ब्रोकन ग्राउंड है, बहुत सारे नदी नाले हैं, आप वहाँ पे सर्वेलेंस कर सकते हैं, IR डिवाइसेस लगा सकते हैं। परंतु कोई भी फेंस जो है, कोई भी ऑब्स्टिकल है, जब तक वो ऑब्जर्वेशन और फायर से कवर नहीं करोगे तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। जब हम अगर हम राजस्थान में जैसलमेर की अगर हम बात करते हैं, तो जैसलमेर में जिस तरह से हम अदर कंट्रीज, बाहर की एक कंट्री है इजराइल की, जैसे हम बात करते हैं, तो उसी तरह का एक इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, बॉर्डर्स को जो मजबूत करने के लिए उसी तरह की टेक्निक्स जो है वो की हुई है। हाईटेक टेक्निक है, हाईटेक भी है। परंतु प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी अगर मान लो गोला चलाता है उधर से, वो उसको कवरिंग फायर देता है, निकलना डिफिकल्ट नहीं है। पहले वो जत्थों में आते थे, अब वो 2-2, 1-1 करते हैं। अगर ये टनल्स बनाते हैं तो उसमें एक ही आदमी निकलता है। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन जीरो करना तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद, भारत में आतंकवादी भेजना बंद नहीं करता। तो वो नहीं होता। पर मोदी जी के आने के बाद बहुत सारे इवेंट, 95% इवेंट जो हैं वो फॉइल कर दिए जाते हैं। अब 5% निकल जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे मीर जाफर भी हैं, जयचंद भी हैं, कोई पैसों का प्रलोभन भी लेते हैं। अब वो चाहे लोग ही क्यों ना हो जो बॉर्डर के ऊपर रहते हैं। तो अब उसके बारे में हम 100% सीलिंग इज नॉट पॉसिबल। दीवान सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जहाँ पर हम अगर देखें, ये इंटेल्स भी इस तरह की, क्योंकि जो सोर्सेस जो बता रहे हैं, जो कई नेशनल चैनल्स पर भी ये चीज़ें चल रही हैं कि ऐसा सोर्स भी था और इंटेल इनपुट भी आया हुआ था इस तरह का कि कश्मीर के अंदर किसी टूरिस्ट प्लेस पर जो है वो आतंकवादी एक बड़ा हमला करने की साजिश जो है वो रच रहे हैं। उसके बावजूद भी पहलगाम एक ऐसा जहां पर टूरिस्ट प्लेस रहा, जहां पर 6 किलोमीटर का रास्ता है, जहां पर आर्मी को पहुंचने के लिए तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, कच्ची सड़क है, लोग घोड़ा या उस पर सवारी पर जो है वहां पर जा सकते हैं, गाड़ी कोई वहां पर नहीं पहुंच सकती है, कोई पिक पॉकेट जो है पुलिस का वहां पर नहीं है, उस जगह पर सिक्योरिटी नहीं होनी, जहां पर हम कई बार देखा है कि बोला जाता है कि 10 लाख से ज्यादा फौज जो है वो कश्मीर में है। और अगर इस इंटेल इनपुट का भी अगर उसको नजरअंदाज किया गया है या उसको क्या इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं इस चीज को आप थोड़ा सा? देखिए, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, वहां पे एक IB के जो है ऑफिसर, उनकी डेथ हुई है, एक इंडियन एयरफोर्स के हैं उनकी डेथ हुई है, एक लेफ्टिनेंट नेवी के हैं जिनकी 6 दिन पहले सिर्फ शादी हुई है। अभी उनकी जो पत्नी है उसकी मेहंदी का रंग भी जो है वो फीका नहीं हुआ था। आज वो जो जिस तरह से उनका रिट्रीट हुआ है, पूरा देश वो तस्वीरें देखकर उनका, पूरा देश सदमे में है और उसको श्रद्धांजलि दे रहा है और हम, हमारी जान उनके साथ है, हम उनके साथ खड़े हैं। परंतु मैं, जहां तक इंटेलिजेंस की बात है, अगर IB का आदमी वहां था, इसका मतलब वो इंटेलिजेंस नहीं थी, वो अदरवाइज वहां नहीं होता वो, ठीक है, या कोई एक्शन लेता वो। अब जो इंटेलिजेंस मैं बताता हूँ, 9 मार्च को होम सेक्रेटरी जम्मू आते हैं, हाई लेवल मीटिंग होती है, बिल्कुल हाश किसी को कोई पता नहीं क्या हुआ है। 16 मार्च को वही होम सेक्रेटरी दोबारा आते हैं। इस बार सारी दुनिया में खबर फैलती है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, सारे फंक्शंस कैंसिल कर दिए जाते हैं। जम्मू से लेकर लखनपुर तक देयर इज अ एक्सटेंसिव एरिया डोमिनेशन गोइंग ऑन, इवन टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब इंटेलिजेंस थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो इन्फिल्ट्रेशन शुरू होती है 23 मार्च को सन्याल फॉरेस्ट से हीरानगर के पास, और फिर उसके बाद आपने देखा वो आगे जाते हैं, मछेड़ी की तरफ जाते हैं, दूदू बसंतगढ़ फैल जाते हैं, पूरा बनी बिलावर के अपर रीचेस से लेके अपने टिनैनी की अपर रीचेस तक। यही इनके इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं जहाँ गुजर भी माइग्रेट करते हैं। परंतु हमारे अलावा इस हिसाब से अभी तक स्योज धार
जो पीर पंजाल से चल के चंबा तक जाती है वो टेररिस्ट से क्रॉस नहीं हुई। हमने उस सियोजधार के ईस्टर्न साइड में एक भी इंसिडेंट नहीं देखा। सारे के सारे टेररिस्ट यहाँ पे पकड़े गए या मारे गए या छुपे हुए हैं। और अगर एक ही इंसिडेंट हुआ है छतरू में जिसमें आपका ये पारा और ये ड्रेडी टेररिस्ट जो अभी मास्टरमाइंड है इस हमले का, नाम मेरा दिमाग से निकल गया, 3 है, उनके ओवर 5-5 लाख रुपए की बॉन्टी थी। वो आदमी उस एनकाउंटर में मारे गए हैं। अब ये नहीं पता कि वो ये जो टेररिस्ट इधर से गए थे या उधर से आए थे, क्योंकि टेररिस्ट का रूट ही वही है। जब ठाठरी, किश्तवाड़, उसके बाद सिंथन पास, ये छतरू सिंथन पास और बैक टू अनंतनाग और तराल फॉरेस्ट। तो ये तराल फॉरेस्ट से निकल के बंदे आगे इन्होंने ये हरकत की है। तो हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से जो शिकंजा यहाँ कसा गया था जम्मू सांबा कठुआ डिवीजन के अंदर, उधमपुर डिवीजन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो बिल्कुल कामयाब था, कारगर था। परंतु शायद ये किसी ने सोचा नहीं था, किसी के प्लानिंग में नहीं आया कि वहां से लोकल टेररिस्ट भी उठ के आ सकते हैं जो शायद इन्फिल्ट्रेट किए हैं कुपवाड़ा से या बारामूला से। वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सैफुल्ला तो मारा गया, प्लानिंग करके गया था वो। और वो सारे के सारे जो इनके जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। क्यों बोल रहा हूं मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में थे? कि जब हमला होता है 6 घंटे तक कोई किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। टीआरएफ वाले बोलते हैं 6 घंटे के बाद। इसका मतलब टीआरएफ को भी नहीं पता था कि हमला होने वाला है। अगर टीआरएफ को पता होता कि हमला होने वाला है तो हमले होने जब 28 आदमियों की घोषणा हुई है तो उन्होंने बोलना था हमने किया, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट आईएसआई वाले थे या हाफिज सईद जैसे लोग थे, कौन थे पता नहीं है। वो अभी तहव्वुर राणा आपके पास है, अभी उनका जो आपकी एनआईए उसका मुंह खुलवाएगी। तहव्वुर राणा आर्मी का डॉक्टर है जो बाद में डेनमार्क में वारदात करने के बाद कनाडा में सेटल हुआ है और उसके लिए उसको पनिशमेंट दी गई है, उसको जेल में लिया गया, एंजलिस में उसको रखा गया था, पर वो कैनेडियन सिटीजन बताया जाता है। अब वो मुंह खोलेगा कि आर्मी का, और आर्मी का मतलब आईएसआई का और इनका टेररिस्ट का डायरेक्ट लिंक क्या है जो हम दुनिया को बताएंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जीडी बख्शी, मेजर जीडी बख्शी ने एक अपना मेजर जनरल है वो, उन्होंने नेशनल चैनल में ये बोला है कि ये जो मिडोज जो हैं या जो हाई रेंज जो कश्मीर में जो है वहाँ पर रिक्रूटमेंट को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 1,80,000 जो हमारी रिक्रूटमेंट है फौज में वो कमी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक थ्रेट हमेशा चाइना पाकिस्तान के साथ रहेगी। और अगर हमारी 1,80,000 फौज की कमी है, अगर वो कमी को पूरा किया जाए तो जो मिडोज में जो हम अपनी फौज लगा सकते हैं, और जिस तरह से पहलगाम में सिक्योरिटी नहीं थी या किसी और जगह पर सिक्योरिटी की कमी होती है, वो सारी सिक्योरिटी को हम फिलअप कर सकते हैं। देखो ऐसा है, उनके बयान को किस तरह से देखते हैं? आपने शायद उनके बयान को ठीक से सुना नहीं है, आप मिक्सअप कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी आर्मी का काम नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस ने करनी है। अब क्या होता है कि आर्मी में भी जब हम कहीं पे जाते हैं तो हर अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन, जो एरिया बांटा जाता है, जिसकी किसी भी आपकी जो भी आपका लेवल हो, यूनिट का हो, ब्रिगेड का हो, डिवीजन का हो, तो उसके हिसाब से आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन बांटा जाता है कि ये यहाँ से यहाँ तक। तो जो भी उसका कमांडर होता है उसने उस पूरे एरिया की असेसमेंट करनी होती है। अब यहाँ पे एसएसपी ने शायद असेसमेंट नहीं करी थी, इसलिए वो जो मेडो थी, बाइसारन जगह थी, वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट था, जैसे आड़ू में भी टूरिस्ट स्पॉट है, पर वहाँ कोई चौकी नहीं है, कोई पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं है। चलो रात को नहीं तो दिन के टाइम पे कोई रहे। अब ये आदमी वहाँ से आता है, पहले आपका नाम पूछता है, फिर आपसे कलमा पढ़वाता है, फिर आपकी पैंट नीचे करता है, एक एक करके आपको मारता है। उसके पास टाइम था। और अगर वहां पे मान लो कोई 2 आदमी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं पुलिस के, तो उनको देख के वो हवा में ही गोली चलाते, तो ये सब कार्रवाई नहीं है, इतना बड़ा वो गोली चला के भाग जाते। उन्होंने आराम से किया। तो इसका मतलब अगर आपको पता है एसएसबी साहब का तबादला भी हफ्ता पहले ही तो हुआ है, तो शायद उतना समय नहीं था। अब वो पुलिस ऑफिसरों के एन मास तबादले किए थे, ट्रांसफर्स करी थी, और ट्रांसफर्स के बारे में बताया जा रहा था कि असेसमेंट की है कि कौन आदमी कितना सूटेबल है। तो ऑब्वियसली एसएसपी अनंतनाग was not a suitable man जिसके एरिया में ये आता था। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में हर जगह आप उसको जोन्स में बांटते हो, एसपीज के एरिया होते हैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस होते हैं, फिर उसके बाद अल्टीमेटली थाना क्षेत्र होता है। अब ये बैसरन जगह जो है किस थाना क्षेत्र में आती है, उस थाने से यहाँ पे मैन पावर वहां लगनी चाहिए थी। तो एसएचओ को भी सैक करो, उसने क्यों नहीं लगाई? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो रिक्रूटमेंट है पुलिस में, उसमें भी वही आ रहा हूँ मैं, रिक्रूटमेंट पुलिस के जो आंकड़े मानो तो वो कोई ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं दिखाते हैं। परंतु जब मैं एक एसएचओ से पूछता हूँ
मैंने पूछा, मैं भैया ये तुम्हारी क्षेत्र है, इसमें तुम्हारी कितनी बीट्स हैं, बीच में कितनी पेट्रोलिंग करते हो? वो कहता सर मेरे नाम नहीं लूंगा मैं, या जगह का नाम नहीं लूंगा, कहता मेरे पास सर इतने आदमी हैं, मुझे बताओ मैं कितने कहाँ कहाँ भेजूं। मैं कहीं तेरे को अगर मान लो 100 आदमी ऑथराइज हैं और तेरे पास 20 या 80 कहाँ हैं? कहता सर आपके जैसे अफसरों के घर में खड़े हैं बाहर। अच्छा, IAS अफसर है, पुलिस अफसर है, अच्छा, पॉलिटिशियन है। मैं मिनिस्टर था 12, 15, 20 साल पहले, पर 4 बंदे मेरे आज भी बाहर खड़े हैं। इसलिए भाई ठीक है मिनिस्टर हो, तुमने उसको प्रोटेक्शन देनी है, दे दो ना। बट जब वो मिनिस्टर नहीं रहा तो क्यों रखी? पुलिस की गाड़ियां उसके साथ चलती हैं, पेट्रोल लगता है, उसके घर में लोग रहते हैं जाके। तो इस किस्म के एक IAS ऑफिसर है, इवन मान लो मेजर कैप्टन लेवल का ऑफिसर है IAS का, उसके साथ भी एक गनमैन चलता है। आपको लगता है मैन पावर मिसयूज की जा रही है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप ये डिराइव करिए इस चीज को। और ये हॉर्सेस माउथ से, मैं जो आदमी सड़क पे, आदमी ग्राउंड पे काम कर रहा है, जब मैं उसके ऊपर उंगली उठाता हूँ भाई तेरा फेलियर है, वो कह रहा है सर मेरे पास रिसोर्स कहाँ है काम करने रिसोर्स नहीं है। तो ये किसने बताना है? और ये ऑथराइजेशन किसकी है कि भाई ABC को, मेरे को भी सिक्योरिटी, मेरे को भी ISI की थ्रेट्स आती हैं, मुझे भी बोला था सिक्योरिटी रखिए। मैं कहा मैं जब वैली में काउंटर इंसर्जेंसी कमांडर था, उसमें ऑपरेट कर रहा, तब सिक्योरिटी नहीं रखी, तो अब क्यों रखूंगा? तभी हम आपकी हर मूवमेंट का पूछेंगे। मैं पूछो, मैं कौन सा कोई गलत काम करने जा रहा हूँ? मैं बताऊंगा मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, फिल्म देखने जा रहा हूँ, किसी के फंक्शन पे जा रहा हूँ, तो बोलो तुमने जो करना करो, और मुझे घर के बाहर बंदा नहीं चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सवाल, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। अभी जो जम्मू की सड़कों पर हमने देखा, कश्मीर में भी हमने पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स देखे, जम्मू में रोष जो है वो बहुत ज़्यादा था। जम्मू में यहाँ पर वो बयान आ रहे थे कि लाहौर में जाकर तिरंगा जो है लहराना है, एक सर के बदले 100 सर पाकिस्तानी सैनिकों के चाहिए। मैंने भी एक बयान दिया था, मैंने कहा था अगर हम हिंदुस्तानी अगर अब बदतमीजी पे आ गए तो हम पाकिस्तान का चप्पा चप्पा जो है वो IOP जो है बनाकर रख देंगे। जो अजहर मसूद सईद है, उसका बयान आया है कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकोगे तो जो 27 लोगों का मैसेकेयर किया है, उन्होंने मोदी सरकार को चुनौती दी है। उसका बयान जो है इस समय वायरल हो रहा है, वो ये कहा है कि इससे भी बड़ा मैसेकर जो करेंगे अगर आप पाकिस्तान का पानी जो है वो रोकेंगे। क्या देखते हैं कि ये जो 5 फैसले किए गए हैं, जम्मू कश्मीर की जनता और देश की जनता इससे ज्यादा चाहती है। वो कहती है पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करो। आपको लगता है वो मांग जो की जा रही है वो मोदी सरकार प्लान कर रही है, या ये जो 5 फैसले किए हैं इट्स इनफ, इससे पाकिस्तान सबक सीख जाएगा? 5 फैसले सिर्फ आपको दिखाने के लिए हैं, ताकि आप रोश में ना आ जाओ कि गवर्नमेंट ने क्या किया। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने वो किया है, और आज ऑल पार्टी मीट हो रही है दिल्ली में और श्रीनगर में भी। ये भी सिर्फ आप लोगों का, आप लोग गुस्से में हो, आप लोग जोश में हो, गुस्सा कम आप लोग इमोशंस में हो, तो आपको कंट्रोल में कम नहीं करना है। आपका ये इमोशन नीचे नहीं आना चाहिए, और इसको कंट्रोल में रखना है। अब पाकिस्तान में लाहौर में झंडा कैसे लहरा देंगे जब तक मैं फोर्स लेके नहीं जाऊंगा? अब फोर्स लेके जाने में क्या चीज इन्वॉल्व करती है मुझे पता है, और मेरे मुंह से आप ऐसा बयान नहीं पा सकते। पॉलिटिशियन कर सकता है, पर एक एक्सपर्ट जो है या जो ग्राउंड पे ऑपरेट करने वाला आदमी है, वो कभी ऐसे बयान नहीं देगा। वो बड़ा सोच को, उसको दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। ठंडा रखेगा तभी तो अपने लक्ष्य को पकड़ पाएगा, नहीं तो एज इट इज यू आर सॉर्ट ऑफ एंटरिंग इनटू अ माइनफील्ड पाकिस्तान की। अब असद मजूर ने बोला है कि इतना बड़ा करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये वाजपेयी साहब ने भी एक बार बोला था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको रात को 9 बजे अमेरिका से फोन आया था कि देखिए पाकिस्तान ने प्लान कर लिया, कल आपके ऊपर कारगिल वार के समय न्यूक्लियर बम आपके ऊपर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था सुबह का सूरज जो है पाकिस्तान नहीं भैया तंग मत करो, मुझे आ रही है नींद। उनको बोलना बम फोड़ना फोड़ो, पर ये यकीन दिलाता हूँ अगर बम फोड़ा ना पाकिस्तान नक्शे से, कल सुबह पाकिस्तान नक्शे पे नहीं होगा। तो यही बात मोदी जी वाजपेयी साहब से एक कदम आगे जाके करें, तो वो उसके पास इतनी कुव्वत नहीं बचेगी कि वो इससे बड़ा हमला कर सके। अच्छा, ये मैं बहुत क्लियर हूँ। एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, मुझे सवाल याद आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है मुनीर जी, उन्होंने एक बयान दिया, वो भी बहुत वायरल हो रहा है कि हिंदू और कश्मीर को लेकर उनका बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा हम में बड़ी जो है वो एक दूसरे से हम डिफरेंशिएट हैं, और हम कश्मीर की लड़ाई जो है वो जब तक आज़ादी नहीं दिला देते तब तक हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, उनके साथ लड़ते रहेंगे। और उसके बाद जो कश्मीर से जो चीज़ें आ रही हैं, और पूरे देश में इस तरह का एक माहौल भी बन रहा है कि जिसमें अगर मैं कहूँ तो मजहबी लड़ाई भी जो है आपस में देखी जा रही है, वो सोशल मीडिया पे देखी जा रही है, हालांकि वो सड़कों पर नहीं देखी जा रही। इसकी गनीमत है। आप ऐसे एक्स आर्मी अगर आप जनरल रहे हैं, आप
हिंदू और मुस्लिम समाज को जो इस समय सोशल मीडिया पर भड़का हुआ है, बीइंग ए इंडियन नेशनल आप नेशनलिटी आपकी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें आपस में किस तरह से जो है रहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनरल आसिफ मुनीर की। उनका ये जो बयान है, ये आर्मी ऑफिसर के लायक बयान नहीं है। जनरल तो बात ही छोड़ो, बिल्कुल सही बात। आर्मी की जो फ्रेटर्निटी है, उसको सूटेबल हम नहीं लोग करता। प्रोफेशनल आर्मी है, उसका ये बयान गलत है। और बोल क्या रहा है वो ये बोल रहा है कि कुरान के ऊपर या मक्का मदीना बना था या पाकिस्तान बना था, उसके पहले क्या था भाई? और वो किसको भड़का रहा है? मुर्शिदाबाद के लोगों को और कश्मीर के लोगों को। ठीक है, ये आर्मी जो आर्मी फ्रेटर्निटी वर्ल्ड ओवर होगी, ऐसा बयान नहीं देगी। ये पॉलिटिकल बयान है, रादर क्लर्जी का बयान है, राइटिस्ट का बयान है, एक फिरका परस्तियों का बयान है। तो ये उसको शोभा नहीं देता। मगर अगर वो ये बयान ना दे तो पाकिस्तान आर्मी की रेलेवेंस खत्म हो जाए। अगर कश्मीर का बात भूल जाए तो पाकिस्तान आर्मी की कोई रेलेवेंस नहीं है। वो तो चाहते ही हैं कि हम हिंदू मुस्लिम तो आज पाकिस्तान थोड़ा बहुत अफगानिस्तान से लड़ रहा है या बलोचिस्तान में लड़ रहा है, अदरवाइज उनको अपनी रेलेवेंस का खतरा, अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा है। बाकी रहा हिंदू मुस्लिम का, मेरा एक आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि जो इस्लाम कहाँ पनपा, मिडिल ईस्ट में हिंदू कहाँ पनपा, गंगा यमुना सरस्वती में। तो सारे मानते हैं, जो यहाँ के लोग थे और वहाँ के लोग थे, आपस में कम्युनिकेशन नहीं था। जो उनके इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने बोला भाई हमारी जो ब्रह्मांड है 5 तत्वों का बना है, भूमि, गगन, वायु, आकाश, नीर, पानी। भगवान हो गया, अल्लाह, आब, लाम, लाभ पानी, आब पानी, लाभ जमीन, इल हवा, आसमान और हरंक अग्नि, वो भी 5 थे। तो अल्लाह और भगवान में फर्क क्या है यार, मुझे ये बताइए। ये वीडियो में मैंने समझाया, ठीक है। उसके बाद कहता थी आप हाथ ऐसे धोते हो, हम ऐसे धोते हैं। किस लिए? क्योंकि पानी खूब था, गंगा यमुना सब, वहां पानी कम था, हाथों में पानी लिया तो उसी से ये भी साफ करने थे। आप सुबह योगा करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, भगवान को पूजते हो, आप नमाज पढ़ते हो, वही है ऑलमोस्ट सेम एक्शंस, बॉडी फिट रखनी है। बस लड़ाई कहाँ से है भाई? चॉकलेट तो वही है, सिर्फ रैपर का कलर डिफरेंट है, क्योंकि वो डिफरेंट जगह बना। तो इस किस्म की हिंदू मुसलमान की बात ही कहाँ करनी है। और आपने बोला हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ठीक है, थोड़ा उन्माद फैला हुआ है किन्हीं वजहों से, वक्फ बोर्ड है, जो भी है। आपने कल नहीं देखा जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान इकट्ठे एक ही पेज पे एक दूसरे की हिमायत करते हुए इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान को गालियां देते हुए? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को लगातार इसी तरह से पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत में हवा बदल रही है। कश्मीर का यूथ कह रहा है कि सर मैं बुरहान वानी की तरह गन उठाई तो 3 हफ्ते में या 3 महीने मेरी जान चली जानी, आई विल बी एलिमिनेटेड। और मेरे भाई बंधुओं के ऊपर जो उनके घरों में एनआईए के छापे पड़ेंगे, ताले लगेंगे, बुलडोजर चलेंगे। मैं पागल हूँ क्या? इंटरनेट में रोज देखता हूँ, टेलीविजन रोज देखता हूँ, मैं देखता हूँ भारत कहाँ जा रहा है, चांद पे पहुंच गया और पाकिस्तान किस गर्त में है। ये तो पाकिस्तानी भी बोलने शुरू हो गए हैं। तो हमें किसके साथ जाना चाहिए? हमें खुशहाली और अमन भारत दे रहा है, वहां गारंटी हो रही है, हमारी ट्रेन पहुंच गई श्रीनगर में, तो हमें वहां जाना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने हमें बरगलाया है पिछले 40 साल से धर्म के नाम पे। अब धर्म भी हमें समझ आता है, तो अब हम उनकी बातों में आने वाले नहीं है। और ये इन्होंने 2 दिन में दिखा दिया आपको यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान जी, और बहुत खूबसूरत बातें कही, और किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाता है, जो रणनीति बनाई जा रही है मोदी सरकार की तरफ से। जिस तरह इन्होंने कहा कि वो 5 फैसले जो हैं वो कहीं ना कहीं इस समय हमारे सामने तो हैं, लेकिन असल में सबक जो है वो सिखाने के लिए अभी हम देश की जनता को इंतज़ार करना है। क्योंकि मैंने कल भी ये कहा था कि पाकिस्तान को जो सबक सिखाया जाएगा, जिस तरह हम ये 22 अप्रैल मैसेकर डे नहीं भूलेंगे, जिस दिन मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाएगी, पाकिस्तान का वो आर्मी जनरल भी नहीं भूलेगा, वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी नहीं भूलेंगे, और आम जनता भी उस दिन को याद जरूर रखेगी। जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक याद है, एयर स्ट्राइक याद है, अब जो होगा वो पूरी दुनिया याद रखेगी। फिलहाल इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।